हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्योति कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का क्लास 1। ओके। ज्योति कॉमर्स क्लासेस, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। अकाउंटिंग का हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1। उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, पोस्टुलेटेड क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होती है, रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन के क्या होते हैं, जिससे हम अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, क्या होते हैं? कंसेप्ट। एंड जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, ये समझते हैं पहले। तो देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर टू द फंडामेंटल अजम्पशंस। एक बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब फंडामेंटल अजम्पशंस। जब जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम इन अजम्पशंस को यूज करते हैं। जैसे कि गोइंग कंसर्न, कि हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका कभी एंड नहीं होएगा। कंसिस्टेंसी, जो आज फॉलो किया है वो कल भी फॉलो करना है। एक्यूरल बेसिस। ठीक है जी। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक रूल्स। प्रिंसिपल्स होते हैं स्पेसिफिक रूल, गाइडलाइंस, जो ड्राइव होती हैं फ्रॉम दीज कंसेप्ट। इन कंसेप्ट से ही निकल कर आती हैं ये। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं व्हेन वी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड द फाइनेंशियल डेटा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कंसेप्ट हम यूज करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द डेटा ऑफ फाइनेंशियल डेटा, बट हम फाइनेंशियल सॉरी क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं रिकॉर्डेड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को, एंड रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जब, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके। तो देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहले कंसेप्ट का टॉपिक आ गया, तो चलिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है वेरी वेरीफाइएबल, मतलब वो वेरीफाई किया जाना चाहिए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की कि आपने फिक्स असेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए कि आपके पास असेट्स गई, ठीक है, आपके पास पैसा आया, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू की पहचान कब करेंगे हम? रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन सेल इज इंटर्ड। ऐसा नहीं है कि हमारी इतनी सेल हो जाएगी इन फ्यूचर, वी रिकॉर्डेड इट, नो। हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी सेल हो जाएगी। उसके बाद है डुअल कंसेप्ट, डबल इफेक्ट। एवरी ट्रांजिशन के दो अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि आपने फिक्स असेट्स को सेल किया, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, कुछ ये एंट्री बनेगी। ठीक है, तो इसके दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट भी और फिक्स असेट्स अकाउंट, दोनों इफेक्ट हुए ना। हाँ जी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मैचिंग कंसेप्ट। करंट पीरियड एक्सपेंसेस आर टू बी मैच्ड विद द करंट पीरियड रेवेन्यू। जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमें कोई प्रॉफिट हुआ, तो उन दोनों को, एडवर्टाइजमेंट से होने वाला प्रॉफिट और एडवर्टाइजमेंट पर होने वाले एक्सपेंसेस को हम सेम पीरियड में लिखेंगे। मैचिंग कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, उनकी जो परचेज कॉस्ट थी उस पर हम उसको रिकॉर्डेड करके दिखाएंगे।
उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि इसका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल का फाइनेंशियल डेटा आपको रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है, ऐसा अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। उसके बाद गोइंग कंसर्न। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका बिजनेस कल ही बंद हो जाए या फिर परसों बंद हो जाएगा, ये 2 साल बाद में। आप सोचेंगे कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सिमिलरिटी। आपने जो पॉलिसी आज फॉलो की है वो पॉलिसी कल भी आपको फॉलो करनी होगी। जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया है या फिर कोई भी मेथड लगाया है, तो आपको वो ही नेक्स्ट ईयर में फॉलो करना होगा एवरी ईयर। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये मेथड यूज कर दिया डेप्रिसिएशन का, कल कोई दूसरा मेथड आप यूज नहीं कर सकते। मीन आप जो पॉलिसी ले रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद एक्यूरल। ट्रांजिशन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू। जब ट्रांजिशन हो जाती है तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट हो जाएगी तब ही करेंगे। एक्यूरल मतलब उधार बेसिस पर भी आप अपनी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करके रखोगे। उसके बाद बिजनेस एंटिटी। ऑनर। ऑनर होता है जो उसका मालिक होता है, और बिजनेस, वो दोनों एक अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। आप ऑनर और बिजनेस को एक नहीं लग सकते, उन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। मनी मेजरमेंट। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे इन द कंपनी, उनको ही हम केवल क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उनको ही केवल रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा मैनेजर था, ठीक है, उसने रिटायरमेंट ले लिया, मीन वो चला गया, ठीक है। वो चला गया तो उससे क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हुआ, क्योंकि अच्छा था, एक्सपीरियंस था उसके पास, अच्छा खासा कंपनी को हैंडल कर रहा था। तो ये कोई मनी ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन लॉस हुआ। आप इसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओनली मनी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, कॉमन गाइडलाइन। ये क्या होती हैं, कॉमन गाइडलाइंस, रूल होते हैं, रिलेटेड होते हैं ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स पर। मीन आपने जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, उनसे को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। उसके लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो तो आप इनको रूल रेगुलेशन गाइडलाइन जो होते हैं उनको फॉलो करते हो। ओके, हाँ जी। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, इंडियन इंडियन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा है, मेरे को पहला याद नहीं है, IC चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा है, ठीक है, आगे आ जाएगा। इसको हम गैप भी बोलते हैं, इज नोन एज जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब सभी के द्वारा ये फॉलो किए गए हैं, गैप भी इसको हम बोलते हैं। दीज गाइड्स और अकाउंटेंट्स in financial analysis ensure the quality of the financial information a company has improved the efficiently or possible। ये जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि क्या कंपनी का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी इनको फॉलो कर रही है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का डेटा प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है जी। एरर फ्री होना चाहिए। ये रूल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो फाइनेंशियल डेटा है उसके हिसाब से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। उसका वो डेटा देखेंगे कंपनी का कैसा है, प्रॉफिट कंडीशन में है, लॉस कंडीशन में है, उसके बेस पर ही वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एरर फ्री हो इसीलिए ये रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। हाँ जी। पर्पस क्या होता है इनका, मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का
is to guarantee that a business financial recording and statement are consistent। मतलब जो बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा है, जो उसने रिकॉर्ड किया है, स्टेटमेंट सब कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स अपना डिसीजंस ले सकते हैं, वो फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उनको उन कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल डेटा से देखेंगे और वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर अच्छा लगेगा तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये रूल हेल्प करते हैं मिटिगेट एंड फ्रॉड अराइजिंग इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, कि आप अकाउंटिंग करते समय कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोवाइड करेंगे आप, अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसका इम्पोर्टेंस समझने से ही, इसके जो मैंने जितना पढ़ा है उससे ही समझ आ जाता है कि ये रूल होते हैं, ठीक है, जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं, उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल डेटा जो है उन्होंने प्रिपेयर करना है। तो उससे इम्पोर्टेंस क्या होगी, इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन करने में। ठीक है, उन्हें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। चलिए पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंस, कंप्लीट एंड फ्रूटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, कंसेप्ट डिटरमाइन करता है expenses, income, liability, profit, assets and loss for the financing reporting। फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग के लिए हमारे क्या एक्सपेंसेस थे, क्या इनकम थी, क्या लाइबिलिटी थी, क्या प्रॉफिट था, क्या असेट्स था, क्या लॉस था, सबके लिए ये डिटरमाइन कर लेता है, सब डिटरमाइन कर देता है रिपोर्टिंग करने के लिए, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्टिंग फॉर द, इसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ जी, अकाउंटिंग रूल हेल्प करता है टू कंपेयर करने में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट इजीली, कि हमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आसानी से मिल जाती हैं थ्रू द अकाउंटिंग रूल। ट्रांसपेरेंसी, हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से डेटा हम बनाते हैं तो उसमें पारदर्शिता होती है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है इन्वेस्टर्स, अगर अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, टैली कर सकते हैं सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस को जो उनके फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करेंगी। हाँ जी, टाइप्स क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? मेन पॉइंट ये होता है एक्यूरल प्रिंसिपल। एक्यूरल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इनकम एंड कॉस्ट व्हेन दे आर जनरेटेड एंड स्पेंट। इसमें हम अपनी जो हमारी इनकम होती है और जो कॉस्ट होती है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो जनरेट होती है या फिर स्पेंड होती है, रिगार्डलेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि आपने, जब आप कैश देंगे या कैश लेंगे तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक्यूरल बेसिस पर भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जनरेट करता हो, जैसे कि हमने कोई असेट सेल की, कैश उसका नहीं आया लेकिन हम उस अपने अकाउंट में लिखेंगे ना, जैसे कि फिक्स असेट्स अकाउंट परचेज करी सपोज, ठीक है, हमने किससे करी, एम से करी, कैश तो नहीं दिया लेकिन इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही सेल की तो एम को सेल की, एम अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बट हमने अपनी असेट्स को सेल तो कर दिया। ठीक है, हमारी इनकम एंड कॉस्ट तब जनरेट होती हैं, स्पेंड होती हैं, तभी हम उसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट में लिख देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारा कैश का एक्सचेंज हो। इट गारंटी दैट ए कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एंड परफॉर्मेंस आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ए गिवन मोमेंट। ये इसलिए होता है ताकि जो भी ट्रांजेक्शन जब हुई हो उसको तभी रिकॉर्ड कर लें, तो हमारी जो फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हाँ जी, उसके बाद पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स जो होता है डायरेक्ट्स करता है अकाउंटेंट को टू causation in recognizing the potential gain, only recognizing them when
while recognizing potential loss as soon as they are possible। ये कहता है कि आपको जो लॉस है, अगर आपको लॉस की संभावना है तो जितना जल्दी हो सके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉग्नाइजिंग कर लीजिए उसकी। ठीक है। और गेन का तब रिकॉग्नाइजिंग करेंगे व्हेन दे रियलाइज्ड, जब वो मिल जाएगा। ठीक है जी। लॉस का तब जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, और गेन का व्हेन दे आर रियलाइज्ड। ओके। ये प्रिंसिपल सेफ गार्ड होता है अगेंस्ट द ओवर ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्टिंग। मीन हम जो हमारे लॉस होते हैं उनके लिए हम पहले से ही सिक्योर हो जाते हैं, अपना पैसा पहले से ही सिक्योर करके रख लेते हैं फॉर द लॉसेस के लिए। ठीक है। लॉस होने की संभावना होने से पहले ही जितना हो सके उतनी जल्दी हमें क्या करना है, अपना पैसा बचाकर रख लेना है। ठीक है। चलिए, हाँ जी, और बढ़ते हैं इसके टाइप्स। कॉस्ट प्रिंसिपल। असेट्स आर डॉक्यूमेंटेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने जो भी असेट्स परचेज की है उसको आप रिकॉर्ड करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, अंडर द कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है। कि आपने, ऐसा नहीं है कि उसका कॉस्ट कुछ और आया, जैसे कि 10,000 उसका कॉस्ट था, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे आपने परचेज की थी उस पर ही आपको रिकॉर्ड करना है। यानी कि मार्केट में 12,000 चल रहा है तो उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ये गलत है। आपने 10,000 की ली है तो 10,000 पर ही आपने रिकॉर्ड करना है। इम्पार्शलिटी, पक्षपात नहीं करना है। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट, कोई भी लॉसेस है, कोई भी डेप्रिसिएशन है जो कि इन फ्यूचर में होने वाला है, वो सब आपको उसी ही कॉस्ट पर एडजस्ट करना है। ओके। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, वही कि आपने रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। ये क्या कहता है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज बोथ अर्न एंड रियलाइजेबल, जब ये अर्न हो चुका हो और रियलाइजेबल हो। ensure that revenue is not permanently, sorry, prematurely recognized, reflect the actual value a company has generated। रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन तभी करना है जब वो अर्न हो जाए और रियलाइज हो जाए। हाँ जी, इकोनॉमिक एनिटी ये बता रहा है कि हमारा जो बिजनेस होता है और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ जी। इकोनॉमिक एनिटी मतलब हमारा जो बिजनेस होता है और जो पर्सनल हमारा सिस्टम होता है, मतलब पर्सनल हमारी जो घरेलू खर्चे या फिर पर्सनल जो हमारी लाइफ होती है वो दोनों अलग अलग होती है। देखिए ये क्या कहता है, इकोनॉमिक एनिटी प्रिंसिपल। इकोनॉमिक एनिटी प्रिंसिपल्स डिफरेंस बताता है पर्सनल एंड फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में। इट ट्रीट द फर्म एज सेपरेट एंटिटी, जो मैंने आपको बताया कि फर्म को एक सेपरेट एंटिटी होता है, लिमिटिंग द मिक्सिंग द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट असेट्स एंड लायबिलिटी एंड इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हम ऑनर का लाइफ एंड बिजनेस का लाइफ दोनों अलग अलग दिखाते हैं। उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स बताता है कि जो अकाउंटिंग मेथड आपने आज यूज किया है, एक पीरियड में यूज किया है, वही आपको नेक्स्ट पीरियड में यूज करना है ताकि कंपेरेटिबिलिटी अच्छी हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ओके। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फ्री द प्रेजुडिसेस, कोई उनमें एरर नहीं होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ओके। ये कहता है कि रिले एंड ऑब्जेक्ट एविडेंस, आपको ऑब्जेक्ट एविडेंस कि आपका जो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की है उसके क्या एविडेंस है, एंड रादर देन ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। ठीक है जी। और सच्ची होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपकी कंपनी कंटिन्यू काम करेगी, कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली, मतलब अनंत काल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसा नहीं है, आपने अपना बिजनेस ये सोच कर नहीं करना है कि हम 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे। ठीक है।
उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस आर मैच विद द रेवेन्यू दे आर जनरेटेड इन द सेम पीरियड। जैसे कि रेंट से हमारा कोई एक्सपेंसेस था, उसी रेंट से उसी घर से हमें कोई इनकम हुआ, ठीक है, तो उन दोनों को हम सेम पीरियड में ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऑल द मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का हम फुल डिस्क्लोजर करेंगे, ऐसा नहीं कोई छिपा ली हमने, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है मेटेरियलिटी। ये क्या बताता है, जैसे कि कोई बिजनेस था, उसका बिजनेस करोड़ों में, 500 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, उसकी ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह होती हैं, 1000 करोड़ का वो बिजनेस है, ठीक है। एक बंदा था, उसने 100 रुपये नहीं दिए बिजनेस के, तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इतना ये जो हमारा जो पैसे नहीं मिले हैं, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसने बताया, इफ ए एडिटी परचेज एन कीबोर्ड, 300 रुपये का, टर्नओवर ऑफ सच एन एडिटी करोड़ एंड रुपीज में थी उसकी टर्नओवर, और आपने कोई 300 रुपये का ये परचेज किया कीबोर्ड, तो आपने क्या किया, उसको पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो ये क्या है, इमटेरियल टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर होगा वो इस बात पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये इमटेरियल है, क्योंकि ये करोड़ों में बिजनेस था, 100 रुपये का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उस पर, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल नहीं है। ओके, हाँ जी। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड। द प्रिंसिपल इंटाइटल द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ ए बिजनेस शुड बी कंप्लीट। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस का, वो कंप्लीट होना चाहिए विद ए सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड होना चाहिए उसके लिए, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं है आज उसने 3 महीने के बनाए, कल उसने 9 महीने के अकाउंट बनाए, फिर उसने 1 साल के बनाए, फिर उसने 2 ईयर के बनाए, नहीं, आपने कंटिन्यू 1 ईयर फॉलो करना है। ओके, उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड हो गया, हाँ जी हो गया। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहता है कि दिस इज अ कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी प्रूवन शुड बी रिकॉर्डेड। जिसको हम ट्रांजेक्शन को प्रूव कर सकते हैं, उसको ही हमें लिखना है। जैसे सप्लायर के पास इनवॉइस है कि उसने कोई, ठीक है, उसके उसके पास कोई एविडेंस है कि उसने उसका माल सप्लाई किया है, कोई एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसके पास क्या है, इनवॉइस, मतलब प्रूफ है, उसके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या है ये इंटरेस्टेड है, न्यूज है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। कह रहे हैं कि दीज कंसेप्ट प्राइम इंटरेस्ट टू द ऑडिटर। अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है और आपने ट्रांजेक्शन कर दी, तो वो ट्रांजेक्शन गलत मानी जाएगी। आपके पास एविडेंस होना चाहिए सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिए थे कंसेप्ट क्या होते हैं, इससे ही रिलेटेड है। देखिए, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट, पहले इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में है। अरे 1 सेकेंड, रुकिए, हाँ जी 1 सेकेंड बस, ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। मैंने आपको कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल का डिफरेंस बता दिया था, हम कन्वेंशन एंड कंसेप्ट का डिफरेंस पढ़ते हैं। कंसेप्ट का मतलब होता है कोई रूल, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का विचार फॉलोड, जो फॉलो करना है वाइल द रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो रूल जो आपको फॉलो करने हैं उनको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती हैं, ये होती है जो कस्टमर प्रैक्टिस में लाता है, ठीक है, जो कि एक बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किए गए हैं, अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा एक बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किए गए हैं। ये अडॉप्ट किए जाते हैं बाय द फर्म के द्वारा टू वर्क एज ए गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए ये कन्वेंशन ज्यादातर वाइडली एक्सेप्ट किए गए हैं अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा। हाँ जी, व्हाट इज, ये है क्या, ये थ्योरेटिकल नोशन है, ये मेथड एंड प्रोसीजर है, सेट बाय अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। इसको कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, ये कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस जिसको सब फॉलो करते हैं। हाँ जी, कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं। और ये किससे है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाना है। बाइसनेस, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बाइसनेस की, इसमें पॉसिबिलिटी है बाइसनेस की। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं वो जहाँ पर हम थे।
किधर थे? हाँ जी, इधर थे। कन्वेंशन एंड कंसेप्ट समझ आया? ये रूल रेगुलेशन होते हैं जो हम अकाउंटिंग करते टाइम इसको फॉलो करते हैं। देखिए कुछ प्रिंसिपल और कंसेप्ट दोनों कुछ कुछ सेम होते हैं। देखिए, हाँ जी, बिजनेस एनिटी, ये वही कि बिजनेस का अलग ऑनर अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। ओके। मनी मेजरमेंट, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको ही केवल हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज बाकी को नहीं करेंगे। ओके। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि आपने जो मनी का ट्रांजेक्शन है वही केवल रिकॉर्ड करना है। ओके। उसके बाद है गोइंग कंसर्न, कि आपका बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, उसी के हिसाब से आप अपना बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाओगे। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक स्पेशल पीरियड आपको फॉलो करना है, जैसे कि 1 ईयर का। ऐसा नहीं है कि आपने 2 ईयर का बनाया फिर 3 ईयर का, नहीं, आपने 1 ईयर फिर 1 ईयर, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में। कॉस्ट कंसेप्ट मीन आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही अपना जो डेटा है वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ड्यूअल कंसेप्ट, कि एक ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। ओके। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये बताना है कि हमारा जो रेवेन्यू जब हमें रियलाइज हो जाएगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कहता है कि नाउ रेवेन्यू इन कैश इनफ्लो फॉर बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि आपने कोई गुड्स सेल की तो उससे जब आपका कैश आ जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, तब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ये लीगली अराइज होता है। ठीक है। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट, कि उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और जो इनकम था किसी भी खर्चे से, कोई भी जैसे कि रेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, रेंट से रिलेटेड इनकम को हम सेम पीरियड में ही ट्रीट करेंगे। फुल डिस्क्लोजर, सारी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। कंसिस्टेंसी, कि आपने जो मेथड आज फॉलो किए वही मेथड कल भी फॉलो करने होंगे। ओके। हाँ जी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये आपने जो मेथड आज फॉलो किए हैं वही ही नेक्स्ट ईयर में वही फॉलो करने हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का कोई मेथड आपने लगाया तो नेक्स्ट ईयर में भी वही ही मेथड आपको यूज करना है। हाँ जी, कंजर्वेटिविज्म मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कंसेप्ट प्रमोट करता है प्रूडेंस इन द अकाउंटिंग, कि आपने अपना जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करना है। देखिए, प्रॉफिट शुड नॉट बी इंक्लूड अंटिल इट रियलाइज, जब तक आपको आपका प्रॉफिट हो ना जाए तब तक आप अपने प्रॉफिट को अपने फाइनेंशियल डेटा में रिकॉर्ड नहीं करोगे। और लॉस की जितनी पॉसिबिलिटी हो उससे पहले ही, पॉसिबिलिटी है तो फटाफट जितनी जल्दी हो सके उसको इंक्लूड करोगे, जिससे आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उससे आपका जो लॉसेस वगैरह होने वाले हैं फ्यूचर में, आप उसके लिए सेफ हो जाओ। ठीक है जी। लॉसेस को, लॉस इवन दोज नॉट रियलाइज, ठीक है, अगर रियलाइज भी नहीं हुआ है उससे पहले ही आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑल द लॉसेज आर रिकॉग्नाइज दोज दैट हैव अकर, उसको होने से पहले जिस पॉसिबिलिटी है तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है, या फिर होने वाला है तभी उसको रिकॉर्ड करना है। बट ओनली रियलाइज द प्रॉफिट व्हेन इज रिकॉग्नाइज, प्रॉफिट को तभी लिखना है जब उस आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाए। ठीक है। उसके बाद है मटेरियलिटी, यही बताया कि जैसे करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस था तो इन्वेस्टर के लिए, जैसे कोई व्यक्ति था, 500 करोड़ का बिजनेस था, ठीक है, 100 रुपए किसी बंदे ने नहीं दिए, तो इन्वेस्टर जब एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल डेटा का तो वो 100 रुपए पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस जो है, बिजनेस कंपनी का वो करोड़ों में है, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल नहीं होगा। ये बताता है कि मेटेरियलिटी स्टेट दैट ऑल द मटेरियल फैक्ट मस्ट हैव ए पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, जितने भी मटेरियल फैक्ट होते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। बट इमटेरियल फैक्ट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी लेफ्ट, ये उसके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उसके डिसीजन के लिए ये उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। ऑब्जेक्टिविटी वही बताया कि कंसेप्ट स्टेट करता है ऑब्वियस अजम्पशंस, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड शुड बी ऑब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। आपके पास सारे वाउचर, बिल्स, लेटर, चैनल, सर्टिफिकेट्स, चालान, इनवॉइस वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई चालान दिया है, कोई लेटर है, कोई बिल है, वाउचर, जो भी कुछ है आपके पास सारा डेटा होना चाहिए फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने आपको ये डिफरेंस करा दिया। ओके, ये हमारा हो गया। 1 सेकेंड, अरे रुकिए ना। हाँ जी, 1 सेकेंड, ये आ गए हम इधर। देखिए, हमने आज अकाउंटिंग का क्लास 1 किया। इसमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट एंड पोस्टुलेशंस। ठीक है, तो पोस्टुलेशन भी यही होता है, कन्वेंशंस भी इनमें से ही निकल कर आती हैं। तो देखिए, ये हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग का क्लास 2 में। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लासेस। इस तरह मैं आपको सारी वीडियोस, मैं आपकी सारा सिलेबस करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू अगेन एंड अगेन।